हेलो स्टूडेंट्स, आपका इकोनॉमिक्स के अंदर जो आपका क्या है, इंडियन इकोनॉमिक्स है। इंडियन इको के अंदर आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है आफ्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बाद में वो है रूरल डेवलपमेंट। कि रूरल एरिया जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके अंदर डेवलपमेंट, उनके अंदर विकास कैसे किया जाएगा। तो जो आपके सिलेबस के अंदर कंटेंट्स है वो सिर्फ 3 कंटेंट अब जो रिवाइज्ड सिलेबस है उसके अंदर आपके पास दिए गए हैं कि रूरल डेवलपमेंट से जुड़े हुए जो की इशू है, जो मुख्य क्या है इश्यूज़ हैं या फिर मुख्य जो समस्याएं हैं वो आपको यहाँ दी गई है। सबसे पहले इसके अंदर दे रखा है क्रेडिट एंड मार्केटिंग, उधार, ठीक है, और मार्केटिंग की जो भी एग्रीकल्चर की जाती है रूरल एरिया के अंदर, उस एग्रीकल्चर की जो भी क्रॉप है उसे कैसे सेल करना है, उसकी जो मार्केटिंग है उससे रिलेटेड। सेकेंड जो कंसेप्ट है दैट इज़ द रोल ऑफ कोऑपरेटिव, कि इसके अंदर जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के अंदर जो कोऑपरेटिव जो संस्थाएं हैं उनका क्या रोल है। तीसरा जो है वो आ जाता है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। अब यहाँ पर जो मेन हमारा टॉपिक है दैट इज़ रूरल डेवलपमेंट, कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसका क्या करना है, विकास करना है। अब बात यह आती है कि एक रूरल एरिया जो है, ग्रामीण जो क्षेत्र है, उसे विकास कैसे दिया जाएगा या उसके अंदर विकास जो है वो किस प्रकार से किया जाएगा। सबसे पहला जो सवाल आता है कि सबसे पहले वहाँ पर क्या होनी चाहिए, विकास करने के लिए अच्छी एजुकेशन वहाँ पर होनी चाहिए। अगर क्या करना है, वुमेंस को मतलब डेवलप भी करना है, उसके साथ साथ ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उनका विकास करना है, तो एजुकेशन के साथ साथ और भी कई सारी चीज़ें क्या हैं इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं, जैसे कि हेल्दी फूड, हेल्दी उन्हें अच्छा खाना प्रोवाइड किया जाए, अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास हों, ठीक है, अच्छा रोज़गार होगा उनके पास, या रोज़गार के अच्छे अवसर क्या है जब उन्हें प्रदान किए जाएंगे। अच्छी क्या होगी उनके पास, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ होगी, बेटर क्या होगी, वाटर सप्लाई होगी। तो जब ये चीज़ें एक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर क्या होंगी, पाई जाएंगी, तब हम क्या कहेंगे कि वो जो ग्रामीण क्षेत्र है वो क्या है, डेवलप्ड है, उसका क्या हो चुका है, विकास हो चुका है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि अच्छे क्या हो वहाँ पर रोड्स, वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसका है, यानी कि वहाँ पर जो भी सुख सुविधाएं हैं वो सारी की सारी प्रदान की जाए। रूरल एरिया के अंदर इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बेटर होनी चाहिए, वहाँ पर रूरल एरिया के अंदर अच्छे टेलीकॉम सर्विसेज कनेक्टिविटी होनी चाहिए, फार्मिंग की जो न्यू टेक्निक्स होती हैं, न्यू टेक्निक ऑफ फार्मिंग, वो भी क्या है वहाँ पर प्रोवाइड की जानी चाहिए, वो भी हो। तो कुल मिलाकर जब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सभी प्रकार की क्या होती हैं फैसिलिटीज़ अवेल होती है या वहाँ पर दी जाती है, तब हम क्या कहते हैं कि दैट वो जो रूरल एरिया है वो क्या है, बिल्कुल ही फुल्ली डेवलप्ड पाया जाता है या उसका डेवलपमेंट हो चुका होता है। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट है वही दे रखा है। सबसे पहला जो आएगा हमारा टॉपिक वो आ जाएगा क्रेडिट एंड मार्केटिंग का, कि रूरल एरिया के अंदर जो भी क्या है डेवलपमेंट करनी है, उसके अंदर पहली जो डेवलपमेंट है वो किसके अंदर आएगी, क्रेडिट एंड मार्केटिंग सेक्टर के अंदर आएगी। कि अगर हमें डेवलप करना है एक रूरल एरिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस ग्रामीण क्षेत्र के विकास करने के लिए वहाँ पर जो साख है, ठीक है, जो रूरल एरिया के अंदर जो उधार जो साख दी जाती है, जिसे हम हिंदी में साख कहते हैं, उसका निर्माण किया जाएगा, क्रेडिट क्रिएशन किया जाएगा। कि एक अच्छे प्रकार से क्या है जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो व्यक्ति रहते हैं, किसान जो है, उन्हें बेटर क्या है वो सारी फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड की जा सकें। तो फर्स्ट एस्पेक्ट हमारा यही रहेगा। हमारी एक गवर्नमेंट ने भी क्या की है, भारत निर्माण नाम की एक जो योजना है वो शुरू की गई है, जिसके अंदर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। किसके अंदर, भारत निर्माण
ये एक गवर्नमेंट की क्या है स्कीम है, जिसके अंदर क्या है, सभी जो विलेजेस हैं उन विलेजेस को क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। सभी रूरल सेक्टर्स की कनेक्टिविटी की जाती है रोड के साथ में। उसके लिए टाइम बाउंडेड प्लान बनाया जाता है कि किस तरह से उसे क्या करना है, डेवलप करना है, किस तरह से उसके अंदर नॉन फार्म जो एक्टिविटीज़ होती हैं, नॉन फार्म एक्टिविटीज़, वो एक्टिविटीज़ जो कृषि के अलावा की जाती हैं, उन एक्टिविटीज़ को क्या करना, वहाँ पर डेवलप करना। अब सबसे पहला पॉइंट आ जाता है साख के निर्माण का, कि किस प्रकार क्या किया जाता है रूरल एरिया के अंदर क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। अब बात आती है कि रूरल एरिया के अंदर ग्रामीण जो क्षेत्र है, जो रूरल क्या है एरिया है, उस रूरल एरिया के अंदर क्या है, क्रेडिट चाहिए, यानी कि उधार। कि रूरल एरिया के अंदर इतने ज़्यादा तो लोग पैसे वाले होते नहीं हैं, वो क्या करते हैं, कृषि करते हैं, उनके द्वारा कृषि की जाती है, एग्रीकल्चर। तो जब वो एग्रीकल्चर करते हैं तो कई बार उनके पास क्या होती है, मनी की कमी पाई जाती है। मनी क्या होता है, कम होता है। जब मनी कम है, या फिर उन्हें ज़मीन लेनी है, या फिर कोई उन्हें मशीन लेकर आनी है, तो उनके पास मनी की तो कमी है। तो एग्रीकल्चर करने के लिए मनी चाहिए, और मनी उन्हें क्या मिल जाए, अगर क्रेडिट के ऊपर मिलता है, उधार पर मिलता है, और अगर वो मिलता है साहूकार से या महाजन से, तो उसके ऊपर ब्याज की दर क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो गवर्नमेंट ने इसको डेवलप करने के लिए क्या किया गया है कि रूरल एरियाज़ के अंदर, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के अंदर जो उधार पैसे जो उन्हें दिए जाते हैं, उस पर्पस को पूरा करने के लिए इसको अलग अलग कैटेगरी, टू पर्पस से इंडियन फार्मर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है उसे क्या किया है, बांटा है। कि पहली जो उधार की आवश्यकता होती है भारतीय किसानों को, वो सबसे पहले होती है किस चीज़ के लिए, प्रोडक्टिव पर्पस, यानी कि उत्पादन से जुड़ी हुई। कि जो उन्होंने क्या करना है, उत्पादन करना है, तो उत्पादन करने के लिए उन्हें क्या चाहिए, क्रेडिट चाहिए। किस चीज़ के लिए, उत्पादन करने के लिए क्रेडिट की आवश्यकता इन्हें होती है। तो उस उत्पादन के लिए क्या है, क्रेडिट चाहिए। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले शॉर्ट टर्म क्या किया गया है, इसके लिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट, ठीक है, जिसके लिए जैसे कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिए बनाया गया है। और जो प्रोडक्टिव जो पर्पस के लिए जो उधार चाहिए होता है, जो भी बैंकों से लोन लेते हैं या फिर अदर जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन से, तो उन्होंने इस प्रोडक्टिव पर्पस के लिए, उत्पादन के लिए जो उसको उधार दिया जाएगा, उसे 3 श्रेणियों के अंदर बांटा है। कि जो देखें, सबसे पहले जो है, जो क्रेडिट की जो फैसिलिटीज़ हैं, दैट आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। उन्हें क्या किया गया है, 2 भागों के अंदर, या जिन्हें हम क्या कहते हैं, 2 हिस्सों के अंदर क्या है, बांटा गया है। पहले जो 2 हिस्से हैं, देखिए सबसे पहले इसने क्या दिया है, प्रोडक्टिव पर्पस। इसके अलावा जो दूसरा हमारा पर्पस आ जाएगा, एक तो प्रोडक्टिव पर्पस हो गया कि उत्पादन करने के लिए, एक उत्पादन के अलावा अगर इसका कोई पर्पस होगा, तो वो लैंड परचेज करना, या फिर क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हुआ ना, या क्या करना, मशीन्स को लेना। तो इस तरह की चीज़ों के लिए क्या करना, लोन लेना। तो ये हो गया उसका सेकंड पर्पस। पहला क्या है, प्रोडक्टिव पर्पस। अब जो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन लिया जाता है, अब इसे क्या किया जाता है, 3 भागों में बांटा जाता। सबसे शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन लिया जाता है, वो सीड्स खरीदने के लिए लिया जाता है, बीज के लिए, मैन्योर के लिए, फर्टिलाइज़र्स,
कि अगर उन्हें फर्टिलाइज़र्स चाहिए या जैसे पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, कि इलेक्ट्रिसिटी है उसके बिल की पेमेंट करनी है। ये कुछ इस तरह की ज़रूरतें होती हैं जो एक किसान की या फार्मर की या रूरल पीपल्स की क्या है कंप्लीट करने के लिए उन्हें शॉर्ट टर्म क्रेडिट दिया जाता है। ये जो लोन उन्हें दिया जाता है ये 6 से 12 महीने के लिए क्या किया जाता है, उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। टाइम ऑफ दिस लोन क्या होता है, 6 to 12 मंथ्स के लिए क्या किया जाता है, ये उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है मीडियम टर्म क्रेडिट। सेकंड इज मीडियम टर्म क्रेडिट। मीडियम जो टर्म जो क्रेडिट होता है वो उसका टाइम पीरियड होता है फ्रॉम 1 ईयर टू 5 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है कि जो मिडिल टर्म क्रेडिट दिया जाता है, यानी कि जो मध्यम वर्गीय क्या है लोन दिया जाता है, साथ दी जाती है, उसकी समय सीमा 1 साल से लेकर 5 साल तक की होती है। किस पर्पस के लिए दिया जाता है या किस काम को पूरा करने के लिए, जैसे कि अगर किसी ने क्या करनी है, मशीनरी परचेज करनी है, ठीक है, कंस्ट्रक्शंस करनी है, कुआं खोदना है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, इस लोन को प्रोवाइड किया जाता है। थर्ड इसके बाद में जो आ जाएगा दैट इज लॉन्ग टर्म क्रेडिट। लॉन्ग टर्म क्रेडिट कि ये जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ क्या है प्रोवाइड की जाएंगी, लॉन्ग टर्म जो क्रेडिट है इसकी कम से कम समय इसका क्या होगा, 5 ईयर्स होगा, और ये 20 साल तक के लिए क्या किए जाते हैं, लोन फैसिलिटीज़ उसको प्रोवाइड की जाती हैं। किस पर्पस के लिए 5 से 20 साल के लिए लोन दिया जाता है, जब क्या करनी होती है, कोई परमानेंट क्या है इम्प्रूवमेंट करनी है, परमानेंट इम्प्रूवमेंट करनी है, यानी कि लैंड खरीदनी है, ट्रैक्टर परचेज करना है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, इसे लिया जाता है। परमानेंट इम्प्रूवमेंट प्लस किसी को अगर ट्रैक्टर परचेज करना है प्लस दे हैव टू परचेज लैंड को क्या करना है, परचेज करना है, तो उसके लिए क्या है, इसे लिया जाता है। इसके बाद में जो इसकी सेकंड कैटेगरी है, तो प्रोडक्टिव, नेक्स्ट इज नॉन प्रोडक्टिव। नॉन जो प्रोडक्टिव जो फॉर्म है, देखिए सबसे पहले क्रेडिट को जो फैसिलिटी है, जो उधार जो पैसे दिए जाते हैं वो 2 भागों में बंटते हैं, किसके अंदर, प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन दिया जाता है, दूसरा नॉन प्रोडक्टिव पर्पस के लिए। प्रोडक्टिव पर्पस वो पर्पस हो गया जिससे कि क्या है, उत्पादन में सहायक होगा। नॉन प्रोडक्टिव जिसमें उत्पादन ना हो, यानी कि उत्पादन के अलावा जिस पर्पस के लिए लोन लिया जाता है, जैसे कि मैरिज के लिए, शादी के लिए, या कोई किसी की डेथ हो जाती है, किसी की बर्थ हो जाती है, कोई उस पर्पस के लिए, किसी सेलिब्रेशन के लिए क्या है जो लोन लिया जाता है, वो किसके अंदर आता है, नॉन प्रोडक्टिव पर्पस के लिए आता है। अब बात आती है कि जो ये उन्हें क्या है क्रेडिट फैसिलिटीज़ चाहिए, यानी कि उन्हें जो एक रूरल एरिया के अंदर जो सोर्सेस कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से उन्हें क्या है क्रेडिट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो सकती है। सोर्सेस ऑफ क्रेडिट, सोर्स स्रोत ऑफ क्रेडिट, उधार पैसे उन्हें कहाँ से मिलेंगे।
उधार या ऋण का स्रोत कहाँ से होगा, कहाँ से उन्हें ये अमाउंट जो है, पैसे जो हैं अवेल हो सकते हैं। तो इसके जो स्रोत होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, दो भागों के अंदर बांटा जाता है। पहला जो स्रोत है वो क्या है, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, गैर संगठन स्रोत। दूसरा हो गया हमारे पास इंस्टीट्यूशनल सोर्स। तो ये दो हो गए। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के अंदर कौन लोग आ जाते हैं, जिसके अंदर जो मनी लेंडर्स हो गए हैं, ठीक है, जो कि हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर भी किया था, जो साहूकार हो गए हैं, महाजन। तो इस तरह के जो एक एरिया के अंदर क्या होते हैं, ज़्यादा पैसे वाले व्यक्ति होते हैं जो दूसरों को क्या करते हैं, साहूकार और महाजन उधार पैसे देते हैं। तो वो आते हैं इसके अंदर, जो मनी लेंडर्स हो गए हैं, लैंडलॉर्ड हो गए हैं, जो बड़े फार्मर्स हैं, उनके पास क्या है, पहले ही बहुत ज़्यादा मनी है, तो वो क्या करते हैं, फार्मर्स को उधार पैसे देते। बट वो क्या करते हैं, कई तरह की मतलब इसका एक ड्रॉबैक भी है इनका, दैट दे एक्सप्लॉइट्स, ये क्या करते हैं, एक्सप्लॉयटेशंस करते हैं। एक्सप्लॉइट्स फार्मर्स जो हैं, किसान जो हैं, उनका इनके द्वारा शोषण किया जाता है। उनसे ज़्यादा रेट जो है वो चार्ज किया जाता है। कई बार खातों के अंदर बदलाव कर देते हैं, तो कई बार उन्हें बाध्य करते हैं कि वो अपनी ज़मीन क्या करें, उन साहूकारों को दे दें। तो इस प्रकार की जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं वो क्या हैं, इसके अंदर की जाती है। दैट इज़ वाई, यही कारण था कि सबसे पहले और जो सबसे पुराना क्या है, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइडर थे, वो नॉन इंस्टीट्यूशनल ही थे। इसकी खामियां थी, इसकी बहुत सारी कमियां थी, जिसकी वजह से सरकार को इंस्टीट्यूशनल जो सोर्सेस हैं उन्हें क्या किया गया, डेवलप किया गया। बहुत सारे अलग अलग तरह के जो हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस हैं वो क्या किए हैं, गवर्नमेंट ने यहाँ पर स्टार्ट किए हुए हैं। जिसके अंदर इंडिया के अंदर जो इंस्टीट्यूशनल क्या है, सोर्सेस हैं, एग्रीकल्चर के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। सबसे पहले जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस हैं उसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ की क्या की गई है, फॉर्मेशन की गई है। सेकंड, जिसे हम आरआर भी कहते हैं, रीजनल रूरल बैंकिंग, इसको शुरू किया है। थर्ड नंबर पर जो हमारे पास आएगा इसके अंदर, दैट इज़ कमर्शियल बैंक। फोर्थ इज़ कमर्शियल बैंकिंग के अलावा अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब मेन जो यहाँ पर बात है वो ये है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है कि हमारे लिए अलग अलग तरीके, देखो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ ओपन की कि जहाँ से किसानों को क्या मिल सकता है, उधार पैसे मिल सकते हैं। उसके बाद में आरआरबी रीजनल रूरल बैंकिंग यहाँ पर स्टार्ट की है कि वहाँ से भी लोगों को क्या है, उधार पैसे मिल सकते हैं रूरल सेक्टर के अंदर। कमर्शियल जो बैंक हैं हमारे, वाणिज्य जो बैंक है, उनसे भी उन्हें उधार पैसे मिल सकते हैं। या इसके अलावा अदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं दैट कैन ऑल्सो प्रोवाइड मनी टू देम, वो भी क्या कर सकते हैं, उन्हें मनी जो फैसिलिटीज़ हैं वो उन्हें प्रोवाइड की जा सकती हैं, उनके लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। अब इसके बाद में जो मेन जो हमारा टॉपिक है वो इसके अंदर बैंकिंग सेक्टर है बेटा आपका, कि किस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है, बैंकिंग सेक्टर से जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं ये वो क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आ जाता है कि बैंकों का जो नेशनलाइजेशन किया गया था, जो नेशनलाइजेशन किया गया था, फर्स्ट जो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक,
या बैंकिंग सेक्टर का जो नेशनलाइजेशन हुआ था, कब किया गया था? 1969 के अंदर किया गया था। कि जितने भी बैंक बनाए गए थे आज़ादी के बाद सबसे पहले 1969 के अंदर उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और कमर्शियल बैंक ने डिवोट किया था उनके ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया गया था? अटेंशन डाला था कमर्शियल बैंक ने, किसके ऊपर? एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। कि जो हमारे क्या है कमर्शियल जो बैंक हैं, जैसे SBI बैंक हो गए ये सब, तो ये जो कमर्शियल हमारे बैंक है उनका फोकस किस तरफ हो गया था? एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ, एग्रीकल्चरल सेक्टर की तरफ हो गया था। कि उन्हें क्या करना है? रूरल सेक्टर के अंदर भी अटेंशन प्रोवाइड करनी है। तो इसके लिए रैपिडली पूरे रूरल सेक्टर के अंदर जो कमर्शियल बैंक हैं उनकी जो ब्रांचेस हैं वो क्या हो गई थी? डेवलप की गई थी, उन्हें बनाया गया था, या उन्हें हम ये कह सकते हैं स्प्रेड अप किया गया था। इसके बाद में आता है सेकंड, क्योंकि हमने क्या कर लिया, सबसे पहले कोऑपरेटिव नहीं किया, हमने सबसे पहले कौन सा पॉइंट आ गया है? कमर्शियल बैंकिंग का। कमर्शियल बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था 1969 के अंदर। उसके बाद कमर्शियल बैंक का फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर हुआ और बहुत सारी जो ब्रांचेस हैं उन्हें डेवलप किया गया रूरल सेक्टर के अंदर, ताकि वो क्या कर सके? ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लोन जो है, ऋण की जो सुविधाएं हैं वो उन्हें दे सके। उसके बाद में जो सेकंड आ गया वो आ गया अब हमारा RRB, कि जो क्या थे? रीजनल रूरल बैंकिंग थी इंडिया के अंदर। सबसे पहले इसको कब शुरू किया गया था? 1975 के अंदर शुरू किया गया था। ये याद रखना एक नंबर के लिए, कि जो रीजनल रूरल बैंकिंग है उन्हें सबसे पहले 1975 के अंदर शुरू किया गया था। अंडर किसके अंदर? अंडर इसको स्टार्ट किया गया था अंडर रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1976 के अंदर ये एक्ट बनाया गया था। और उस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या किया गया? 1975 के अंदर इसको बनाया गया, इसका प्रोविजन आ गया था, इसकी क्या की गई? फॉर्मेशन की गई। RRB इसका सबसे पहला जो इसका फंक्शन था वो यही था कि इन्हें क्या करना है? रूरल सेक्टर के अंदर जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं, यानी कि जो बैंकिंग क्या है फैसिलिटीज़ है, दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय देम, उन्हें क्या करनी है? वो बैंकिंग फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड करनी है। रूरल एरियाज़ के अंदर जो छोटे और जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उन्हें क्या करना है? प्रोवाइड करनी है। तो बेसिकली RRBs के अंदर जो क्या है? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए लोन प्रोवाइड करना इनका काम था। मुख्य इन लोगों को इसने शामिल किया। या फिर जो आर्टिस्ट्स हैं, जो स्मॉल आर्टिस्ट हैं, उनको सेव करने के लिए, उन्हें लोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए RRBs को बनाया गया, ताकि वो जो नॉन इंस्टीट्यूशनल जो लोन फैसिलिटी प्रोवाइडर्स हैं उनकी क्लच से इनको क्या किया जा सके? बचाया जा सके। प्रेजेंटली इंडिया के अंदर 56 RRBs क्या हो चुकी हैं? ओपन हो चुकी हैं। और इतना ही आज याद करना है, इसको पढ़ना है अपनी बुक के अंदर से, कि जो रूरल डेवलपमेंट है वो क्या होती है, उसके सोर्सेस जो हैं वो हमने पढ़ने शुरू किए हैं। तो जितना हुआ है दैट मस्ट बी डन बाय यू।